कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात ने देश को झकझोर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कोलकाता कांड में गिरफ्तार रेपिस्ट संजय राय का केस लड़ने को कोई वकील तैयार नहीं है। 2012 में निर्भया का केस लड़ने वाले वकील डॉक्टर एपी सिंह ने कहा था कि वो इस केस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये केस अपने हाथ में नहीं लिया। पश्चिम बंगाल के सियालदा कोर्ट की सरकारी वकील कविता सरकार को इस केस में डिफेंस का प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। हालांकि वो कह रही हैं कि वो कोर्ट के नियमों के तहत आरोपी का पक्ष तो रखेंगी, लेकिन वे ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2012 में दिल्ली में कोलकाता जैसा ही निर्भया कांड हुआ था। तब एपी सिंह निर्भया केस में आरोपियों का केस लड़ने के लिए आगे आए थे। सिंह साल 2020 में हाथरस गैंगरेप केस में भी आरोपियों के पक्ष में केस लड़ चुके हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और हाल ही में हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में भोले बाबा की पैरवी के लिए भी खड़े हुए। एपी सिंह को ऐसे केस लड़ने पर तमाम आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। क्या कोलकाता कांड के रेपिस्ट का केस लड़ने से इस बार डर गए एपी सिंह? या कितना जघन्य है ये रेप केस और मर्डर, और ऐसे ही तमाम आरोपियों को बचाना कितना मुश्किल होता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और लगातार कई सालों से ऐसे आरोपियों का केस लड़ते रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हाईलाइटेड केस रहते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले तो ये कि इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे जो कलकत्ता वाला मामला हुआ है? देखिए, ये घटना दुखद है, बीभत्स भी है और निश्चित तौर पर झकझोरने वाली स्थिति तो है। हमने 2020 में निर्भया केस में कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या बदला, मैं यही जानना चाहता हूं। क्या उसके बाद 65 टुकड़े नहीं किए गए? क्या उसके बाद एक महिला के 17 चाकुओं से हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग दुनिया भर ने नहीं देखी? वो भी महिला थी, वो भी बेटी थी। उसके बाद अभी की बात करें, अयोध्या में हुआ घटना, पीछे की बात करें, राजस्थान में कितनी घटनाएं हुई। परिवर्तन क्या हुआ? क्या हुआ? नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता आई, पीछे निर्भया केस में पॉक्सो और कठोर डेटरेंट सजा दी। और मैसेज देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि मैसेज देने के लिए सजा है, समाज को एक मैसेज देना है। तो मैसेज देने के लिए उससे क्या फर्क पड़ा, बदलाव क्या आया? फिर से आज हम 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं देश की, और मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से कहना पड़ा कि हमें अपनी बहन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आना है। सोचिए आप, 78 साल के बाद सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर, हमारी इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई, मजबूत हुई। हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज, सारी कुछ चीजें आधुनिकता के आधार पे हमने पा लिया, आधुनिकता के आधार पे हमें मिली, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई। लेकिन फिर भी क्यों राजनीति ही आती है या मीडिया ट्रायल होता है तभी केस की सुनवाई होती है? शिवेंद्र श्रीवास्तव जी, आप देश के नामचीन चैनल के बहुत बड़े एडिटर इन चीफ हैं, आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आपको दुनिया सुनती है, दुनिया जानना चाहती है कि शिवेंद्र श्रीवास्तव जी क्या बोल रहे हैं, क्या अपनी डिबेट करेंगे। आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए क्या ये सत्य नहीं है कि इस देश में हर 16 और 17 मिनट पर एक रेप हो जाता है? गुवाहाटी से चौपाटी, साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनको सुधारने के तमाम तरीके होते हैं, दंडित करने के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं होती हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या उसके लिए कानून और सख्त हो तब काम करेगा, या समाज को सुधारने के और दूसरे तरीके हों तब काम करेगा? या फिर अगर दूसरे पक्ष में कहें तो कभी आप आरोपियों की तरफ से होते हैं वकील के तौर पे, और कभी जो पीड़ित है उसकी तरफ से भी होते हैं। तो क्या ये जो तालमेल नहीं होता उस सब की वजह, ये भी वजह है? आखिरकार वजह क्या है कि इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी चीजें बदलती नहीं है? नहीं, कानून कठोर से कठोर बना हुआ है। आप कैपिटल पनिशमेंट से बड़ा कोई कठोर कानून नहीं बना सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पीडी ट्रायल, डे टू डे हियरिंग, इससे बड़ी और कोई आप हियरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के अनुसार चलना है, भारत के संविधान के अनुसार चलना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलना है।
तो इससे और बड़ा कुछ नहीं कर सकते। केवल जो आपने बाद में बात कही, क्या हम सामाजिक बदलाव, क्या हम बदलाव के लिए, क्या हम अपने लोगों को संभालने के लिए, क्या हम अपनी सामाजिक चीजों को संभालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चाहे निर्भया केस रहा, चाहे ये ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता वाला केस रहा, पोर्न साइट इसमें भी रही, पोर्न साइट उसमें भी रही, पोर्न साइट अयोध्या में भी रही, तो ये भी एक बड़ी खामी है। शराब इनमें भी है, उनमें भी है, वहां भी। वो कॉमन चीजें मैंने कलेक्ट की हैं कि जो हर केस में होती हैं, हर केस में हैं, क्यों हैं, इसी पर हमें चर्चा करनी है। हमें रोकना है। हमें ये कितनी निर्भया बनेगी, कितने और केस बनेंगे, कोलकाता, दिल्ली, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है। बात दुनिया और की भी हुई सबसे है बड़ी जो इस आबादी केस में, है। अगर मैं कहूं कोलकाता वाले केस में, इससे पहले भी कुछ केसेस में हुई जो बहुत ज्यादा चर्चित केस रहे, उसमें कई बार वकीलों ने ही आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। और ये अभी ताजा मामला कलकत्ता वाला है जिसमें कविता जी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तय की गई हैं, उन्होंने कहा केस तो कानूनी बाध्यता के तहत लड़ेंगे, लेकिन मैं न्याय चाहती हूं उस पीड़िता के लिए। तो कहीं ना कहीं जो वकील होता है वो भी एक इंसान होता है और ऐसी चीज देख करके वो द्रवित होता है। उसका भी हृदय जो होता है वो सोचता है कि क्या हम लड़ रहे हैं सही आदमी के लिए। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कई बार ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए जो कि वाकई इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे, भले ही बाद में कानून ने उनको सजा दी या नहीं दी, वो बात की बात है, वो उनका न्यायिक अधिकार भी है। लेकिन क्या वकीलों को भी इस पूरे मामले में इस विचार से नहीं चलना चाहिए कि ऐसे केसेस जो बहुत हीनियस हैं, बहुत ज्यादा चर्चित हो गए या ब्रूटलिटी की हद पार गए, जिसमें समाज पूरी तरह से हैरान है, परेशान है, अचंभित है, वकीलों को भी थोड़ा इग्नोर करना चाहिए ऐसे केसेस को, जिसकी वजह से अपराधी थोड़ा सा डरे? नहीं, इस मामले में थोड़ा मेरा मत भिन्न है। अगर किसी एडवोकेट ने वहां पैरवी नहीं की, तो जो सरकार, जो मैडम का आपने नाम लिया, वो भी तो एडवोकेट है, उन्हें डिप्यूट करना पड़ा, अब उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन उनका भाव शायद उतना अच्छा मुलजिम के लिए नहीं है। उन्होंने पहले ही दिन कह दिया मुझे पीड़िता के लिए न्याय दिलाना। साहब, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य है, सरकार है, स्टैंडिंग काउंसिल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एपीपी है, उनके लिए है, पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। आपको एक्यूज के लिए बनाया गया और आप पीड़िता के लिए न्याय करेंगे, इससे क्या, इसका मतलब भरोसा टूटेगा। एक्यूज है, मुलजिम है, फैसला माननीय अदालत को करना है, लेकिन हमें उसकी पैरवी करनी है। इस देश में आतंकवादियों को भी वकील दिए जाते हैं, वकील मिलते हैं उन्हें। वकील देने का, वकील मिलने का, वकालत करने का एक प्रोफेशन का एक तरीका है कि जो आपके पास आया, जो आपके ऑफिस में आया, जिसने आपको याद किया, वो कहते ना, एक जिस तरह से जो हमें याद कर रहा है, जो हमें कर रहा है, हमें इंगेज कर रहा है, हम पर भरोसा कर रहा है, तो वकालत में मना नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो भी कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी सिद्धांत से, सिंह साहब, दो बड़े वकालत बड़े अलग से सवाल आ रहे हैं। एक तो इन सब चीजों से अलग मानवीयता के आधार पर आ रहे हैं। पहली बात तो मुझे पहले सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या कलकत्ता वाले मामले में आपसे किसी ने संपर्क किया था? पहले आपने कहा केस लड़ेंगे, फिर इसके बाद पीछे हट गए, तो क्या वजह थी पीछे हट गए और क्या आपसे संपर्क हुआ था? नहीं, परिवार वाले, देखिए, अब परिवार वाले संपर्क करते हैं, करना उनका फर्ज है, मैं इसको मना नहीं करता कि उन्होंने गलत किया, संपर्क किया। लेकिन अभी उसमें ये स्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ किया जाए। जो मैंने मांग की, मैंने कहा आप लोगों के माध्यम से साइकोलॉजिकल टेस्ट कराओ, सीबीआई करा रही है। अब सीबीआई से अच्छी इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं, वो सीबीआई की जांच विक्टिम के लिए भी है, डिसीज मृतक के लिए भी है, और सीबीआई की जांच हमारे लिए भी है। हाथरस केस हुआ, रेप प्रकरण, हमने लड़ा, हमने भी सीबीआई जांच की मांग की, नेताओं ने भी सीबीआई जांच की, मीडिया ने भी सीबीआई जांच हुई। अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल हुआ, ट्रायल किया, 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट से, हमने लड़े, बरी कराए। तो ये सीबीआई को मैं अपना भी मानता हूं, मैं भी राज्य हूं, रॉय भी राज्य सरकार का व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, आतंकवादी तो नहीं है। तो उसके लिए जो भी है, अब मैंने फिर पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए, सीएफएसएल, सीडीआर, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के टूल्स थे, हमने आपके माध्यम से बोले, आप सबके माध्यम से पूछा गया, बताया गया। सिंह साहब, एक और सवाल है जो दिमाग में आता है, ये भी उस तमाम मतलब तमाम प्रोफेशन से अलग हट करके है जो कि आमतौर पर प्रोफेशनली लोग पूछते हैं। सवाल ये है कि जब ऐसे केसेस में आप मुकदमा लड़ते हैं जिसमें कि एक कोई जघन्य अपराध हुआ हो, चाहे वो आरुषि वाला केस हुआ हो, चाहे निर्भया वाला केस हुआ हो, या कोई और रेप का केस हुआ हो, या फिर एक कलकत्ता वाला केस हुआ,
आप भी एक इंसान हैं, आप भी अपने घर जाते हैं, परिवार के लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कभी आपके परिवार वाले इस बात को सवाल नहीं उठाते कि आप आरोपियों की तरफ से क्यों खड़े हुए हैं, जबकि ओपन एंड शट केस है और इतना ब्रूटल केस है? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में, जब निर्भया केस भी नहीं हुआ, हाथरस भी नहीं हुआ, संत रामपाल जी का भी केस नहीं हुआ, बरवाला कांड भी नहीं हुआ, राम रहीम भी नहीं हुआ, आशाराम बापू भी नहीं हुआ, और जो केस नहीं हुआ, तभी मुझे वकालत में सिखा दिया था 97 98 में कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये जो कर्तव्य पथ पर, दूसरी बात, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, वकालत मेरा कर्तव्य का पथ है, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। अगर कंप्लेनेंट के लिए मैं लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो हरिद्वार का था, उत्तराखंड का था, गायत्री मिशन संस्थान परिवार, अगर कंप्लेनेंट ने हम पर भरोसा किया, अगर बिहार की आरती यादव, अररिया छोटू यादव ने, आरती यादव ने हम पे भरोसा किया, तो वो भी सही, ये भी सही। कर्तव्य पथ है हमारा, हमें उस पर काम करना है और अपने क्लाइंट के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत करनी है, बिना किसी आपने अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी रखनी चाहिए। लेकिन मैं मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहा था, कभी क्या परिवार ने आपके कभी सवाल उठाया कि आप क्यों लड़ते हैं ऐसे केस, या फिर कभी कोई बहस हुई हो, कोई डिस्कशन हुआ हो इस बात को लेकर के कि अच्छा आपका मानना भले ही ये हो कि हमको लड़ना चाहिए, लेकिन क्या आपको दिखता है, क्या आपको गलत नहीं दिखता? चाहे वो निर्भया वाले केस की अगर बात करें, क्योंकि उस केस से पहले आप बहुत ज़्यादा चर्चित केसेस में नहीं लड़ते थे, लेकिन उस एक केस ने आपको पूरे देश का वकील बना दिया, सब जगह चर्चा होने लगी कि डॉक्टर AP सिंह जो हैं बहुत बड़े वकील हैं। तो क्या उस वक्त आपके डिस्कशन इस बात पे होते थे? नहीं, वकालत तो मैं 97 से कर रहा हूं, लेकिन वो बात अलग है, चर्चा नहीं होना। सिंह साहब, आप वकालत 97 से कर रहे हैं, मुझे पता है, और इस जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं दिल्ली NCR के, उनमें मैं भी फील्ड में रहा हूं, मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने वो वक्त भी देखा है जब आप निर्भया के केस के लिए लड़ रहे थे, वकीलों के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब आप सबसे झगड़ करके या बहस करके आगे बढ़े। मैंने वो वक्त भी देखा है जब आपका विरोध हुआ इस बात के लिए कि आप केस में क्यों शामिल हो रहे हैं। तो कई केसेस में शामिल रहा हूं, इसलिए मैं उस यात्रा को भी समझता हूं और जानता हूं, आपके अनुभव भी समझ सकता हूं। लेकिन ये मानवीय जो बात है वो मैं समझना चाहता हूं आपसे। निर्भया केस में अक्षय कुमार, मैं तो रेगुलर जैसे प्रैक्टिस करता था, कर रहा था। निर्भया केस में अक्षय कुमार, अक्षय ठाकुर था, उसकी पत्नी अपने 5-6 महीने के बच्चे को लेकर आई थी हमारे ऑफिस। दीपाली आई, फिर वो मानसरोवर गार्डन आई ऑफिस पे, मैं नहीं मिल पाया, दिन में आई थी, उसे समय में क्या पता कब मिलेंगे, तो लोगों ने बता दिया उनकी माताजी फार्म हाउस पे हैं, वहां रहते हैं, वहां जाते हैं, आप चली जाओ। वो फार्म हाउस पे चली गई, हमारे GT कर्नल, पता दे दिया लोगों ने, पड़ोसियों ने, परेशान थी क्योंकि माता ने नॉर्मल कह दिया, वो तो टीवी भी देखती नहीं, ये सब रामायण गीता उपनिषद में रहती हैं, भक्ति भाव में। उन्होंने कहा ठीक है लड़ना। मैं जब रात को पहुंचा तो उन्होंने कहा ये लड़ना है, आई है, परेशान है, जो धुआं बच्चा ठंड में ठिठुर रही है, बिहार की है, इसके देखो ये वकालतनामा आ गया, मैंने मंगा लिया, बोल दिया, करा दिया। मैंने कहा माता जी, बहुत ये मामला बड़ा पेचीदा है, बहुत हंगामा हो रहा है सड़कों पे, बहुत सड़कों। तो मेरी माँ ने कहा सड़कों पे हंगामा हो रहा हो, ये बच्चे को लेके आई है, तुम्हें इस बच्चे की, इस अक्षय ठाकुर की पत्नी की, इसका दर्द देखना है, उसका दर्द देखना है, हंगामा हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तुम अर्जुन की तरह, अपना एक लक्ष्य है, तुम्हें इसकी पैरवी करना है और मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ, आप करिए। मैंने किया और वो वक्त था। वो सिंह साहब, मैं समझ गया, आपने अपनी माताजी की बात मान करके इस केस को लड़ा, लेकिन ये वो वक्त था जब AP सिंह नहीं हुआ करते थे और इस बात को लेकर बड़ा विरोध रहता था। मुझे याद है उस वक्त आपके जो विरोधी वकील या समझ लीजिए साथी वकील है, वो कहा करते थे कि ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए किया। तो क्या ये एक वकील के तौर पे लाइमलाइट में आने का तरीका होता है, या फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिस वक्त एक ऐसा केस मिला जिसने पूरे देश में चर्चित कर दिया? देखिए, दोनों में जरा सा फर्क है। लाइमलाइट में आने के लिए किसी भी केस में घुस गए जिसमें चाहे नुकसान हो, फायदा हो, आप हारे जीते, उससे मतलब नहीं है, मतलब क्लाइंट से मतलब नहीं है। दूसरा ये कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो हर कोई अपने प्रोफेशन में देखता है कि मान लिया मीडिया में है तो वो अच्छा मौके की तलाश में होता है, फिल्मों में है तो अच्छी फिल्म की तलाश में होता है, वैसे ही वकील एक ऐसे केस की तलाश में रहता है जहां पे उसको टर्निंग पॉइंट मिलेगा। आपने बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा पूरी तरह सत्य नहीं है। निर्भया केस के आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट, मतलब दिसंबर 12 यानी कि जनवरी 13 से लेकर
मार्च 2020 तक सबने हम पर पूरा भरोसा जताया। ट्रायल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, गवर्नर महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट, और लास्ट तक बहुत ऐसे वकील नहीं मिलेंगे कि जो लास्ट से आखिर तक उस पर भरोसा रखें। इसका मतलब उन्होंने देखा था, इसका मतलब उन्होंने समझा था, इसका मतलब वो हमारी मेहनत से सेटिस्फाइड थे, उनके परिवार वाले सेटिस्फाइड थे। ये बात भी बहुत मायने। लाइमलाइट तो 15 दिन 20 दिन चल के खत्म हो सकती है, लेकिन हमने वो लड़ाई हाथरस में, जब आपने लाइमलाइट छोड़ दी, हाथरस में जब मीडिया ने छोड़ दिया, तब भी मैं लड़ता रहा और आखिर में जीत भी हुई। और जीत के बाद शिवेंद्र श्रीवास्तव हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े चैनल हो, चाहे आप बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, लेकिन हाथरस रेप में बरी होने के बाद उन तीनों मुलजिमों या डॉक्टर एपी सिंह या किसी का इंटरव्यू नहीं चलाया। लेकिन मैंने लड़ा और वो जीता। लाइमलाइट थोड़े दिन की होती है, खत्म हो जाती है। हाथरस वाला अभी नारायण साकाररी भोले बाबा वाला केस आपने कहा, लाइमलाइट खत्म हो चुकी है, आपकी स्क्रीन से हट चुके हैं, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह हर डेट पर हाथरस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ट्रायल में भाग लेता है और पूरी मेहनत करता है। संत रामपाल दास बरवाला कांड हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक लाइमलाइट होती तब तक बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आमतौर पर मुकदमे लाइमलाइट के लिए लड़े ही नहीं जाने चाहिए, और न लड़े जाते होंगे। शायद आप बेहतर समझ सकते हैं। मुकदमे तो इसलिए लड़े जाते हैं क्योंकि केस की ग्रेविटी क्या है। अब आप उस वक्त लोग, तमाम लोग, ज्यादा भीड़ जाती होगी, बाद में भी इक्का दुक्का पत्रकार जाते होंगे। हारने के बाद, जीतने के बाद भी लोग कई बार रिएक्शन लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये तो नियम है, सिस्टम है। लेकिन वकील के तौर पर आपको तो केस को अपने अंजाम तक पहुंचाना होता है, वो आपका फर्ज है। मीडिया को खबर के तौर पे पहुंचाना होता है, वो उनका अपना फर्ज है। एक बारगी आप ये सोच के देखिए कि जब आप कोई ऐसा केस लेते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, ओपन एंड शट केस है, चाहे मान लिया कलकत्ता का एग्जांपल लेकर के करते हैं, जिसमें बहुत ही ब्रुटलिटी से, बहुत ही क्लियर सा दिखता है कि वो संजय राय इसमें शामिल है और उसने इस अपराध को अंजाम दिया है। क्या वकील के तौर पर शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा होता है कि ये अपराधी तो है, लेकिन इसको बचाना है क्योंकि फर्ज है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो चार्जशीट है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत फॉल्टी है, बहुत डिफेक्ट है उसमें। राजनीति से डर जाते हैं, मीडिया ट्रायल दबा देता है केस को, नेचुरलिटी को खो देता है। आपने हाथरस रेप प्रकरण देखा, कोई सोच सकता है जहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सारे प्रतिपक्ष के नेता पहुंच जाए, वो बाइज्जत बरी हो सकता था अलीगढ़ ट्रायल कोर्ट से? नहीं हो सकता था, लेकिन वो लड़ा। और पूरे हौसले से लड़ना चाहिए, पूरी हिम्मत से लड़ना चाहिए कि अपने व्यक्ति की पक्ष सच्चाई, जो फैक्ट है, उन्हें रखना चाहिए। और मैंने शुरू से उसमें भी कहा, इसमें भी कई चीजें आएंगी, वो अभी डिस्क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी तो आपकी डिबेट उस केस पर नहीं है, अभी तो ओवरऑल जो माहौल है उस पर है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आज कैल्डन मार्च हो रहा है, आज आपकी स्क्रीन पे आंदोलन चल रहे हैं, क्या जब बहन बेटी, देखिए मैं मानता हूं हर बहन बेटी के साथ सीसीटीवी कैमरा, पुलिस, सिक्योरिटी नहीं रह सकती हर समय। हम बदलते भारत में हमारी बेटियां बहनें एयर सर्विसेज में 3:30 बजे रात को भी उतर के एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचती हैं, अपने फ्लाइट से जाती हैं, करती हैं। लेकिन हर समय किसी महिला के साथ पुलिस नहीं रह सकती। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं, इस देश में कहीं कोई जब महिला जाए, चाहे वो डॉक्टर जाए, एयर होस्टेस जाए, वकील जाए, व्यापारी जाए, कलाकार जाए, पत्रकार जाए, कहीं वो जाएगी, वहां कोई ना कोई पुरुष कि इर्द गिर्द आस पास जरूर होगा। वो पुरुष उसका भाई क्यों नहीं बन जाता? वो पुरुष आज कैंडल मार्च जला रहा है, आज नारे लगा रहा है। वो पुरुष 17 जब चाकू समय पर बादली में मारे जा रहे थे उस बहन बेटी को, तो लोग बच बच के निकल रहे थे। वो पुरुष उस समय कहां चला गया? 65 टुकड़े हुए उस समय पुरुष कहां चला गया? ये चीज देखनी है उस पुरुष को। कह रहे हैं कि समाज के तौर पर हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसी घटनाएं हों या आसपास घटित हो रही हों, तो उस पर उनको अपना एक्टिव रोल निभाना चाहिए और इस बात की तसल्ली जरूर रखनी चाहिए कि कोई अगर आसपास है, चाहे महिला है, पुरुष है, तो उससे मदद मिलेगी। केवल एक पुरुष की बात नहीं, अगर कहीं लूट हो रही हो, आसपास लोग होते हैं, भाग जाते हैं, हत्या हो रही हो तो वहां लोग होते हैं, भाग जाते हैं, और ये रेप की घटना हो, छेड़छाड़ की घटना हो, उसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ऐसी जो पूरे कानून की व्यवस्था की है, चाहे वकील के तौर पर हो, कोर्ट के तौर पर हो, या फिर गवाहों और पुलिस के तौर पर हो, वहां भी कमी होती है। आप देखिए, अब जो ये आरुषि वाला केस हुआ या फिर जो निर्भया वाला केस हुआ,
इस केस में कितना वक्त लग गया? आप एक वकील के तौर पर जो इन केसेस को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि देर लगने की वजह क्या है? कुछ चीजें तो बहुत क्लियर दिखती हैं, क्यों स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता, या फिर जो तमाम चीजें होती हैं वो इतनी जब क्लियर सामने आई होती हैं तो इतना वक्त लगता क्यों है आखिर? देखिए, हमारे देश में दो कंसेप्ट हैं, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। हमें बैलेंस बनाना है उसको, और बैलेंस ऑनरेबल कोर्ट्स को बनाना है, माननीय न्यायाधीश को बनाना है। मेरे से नहीं बनना, सरकार के वकील से नहीं बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं बनना, पुलिस से नहीं बनना, उन्हें बैलेंस बनाना है। कार्यों की अधिकता, केस की अधिकता, यहाँ पर आपसे थोड़ी विचार से डिफर करता हूं। बैलेंस बनाने का काम सबका होता है। समाज के तौर पर अगर हर इंसान की जिम्मेदारी है तो वकील के तौर पर उन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो आरोपी या पीड़ित किसी की तरफ से भी लड़ रहे हो। अब एक स्टेज तक की मुकदमा चला जाता है, चाहे किसी भी रेप विक्टिम का हो, हत्या के मामले का हो, फिर वकील अपना एक सबमिशन देते हैं, एक रिट दाखिल कर देते हैं, एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि जी इसकी जांच तो हुई नहीं, ये गवाही तो हुई नहीं, ये पूछताछ तो हुई नहीं। ये टाइम बाइंग का जो प्रोसेस होता है दो वजह से होता है। एक तो ये कि उनको शायद इस बात के लिए मौका मिलता है कि वो अपने सबूतों और गवाहों के आधार पर केस को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं, जो दिशा चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी वजह ये भी है कि ये भी तमाम प्रोफेशन की तरह ये प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में जितने दिन तक क्लाइंट उनके साथ जुड़ा रहेगा उतने दिन उनके लिए आय का साधन है ये भी। वरना जो वकील के तौर पर या पुलिस के तौर पर जिसको विवेचना जल्दी कर देनी चाहिए, केस डायरी जल्दी दे देनी चाहिए, अपनी जो रिपोर्ट है वो जल्दी दे देनी चाहिए, हर स्टेप पे देरी होती है। फिर जाके अदालत में भी वही बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारी देरी वहां से भी होती है। तो क्या नहीं लगता कि वकीलों को भी इस बात पे जरा गौर करना चाहिए? नहीं, देखिए, गौर करना चाहिए और गौर करते हैं। आपने देखा निर्भया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, डे टू डे हियरिंग सुनवाई हुई। मैंने और केस छोड़े, एक जगह ही पहुंच सकते हैं। साकेत कोर्ट पहुंचना हुआ तो हमने रोज पहुंचने का काम किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग सुनवाई की, हमने डेली सुनवाई में भाग लिया। हमने अपने रिश्ते छोड़े, हमने अपने नाते छोड़े, हमने अपने पारिवारिक कार्यक्रम छोड़े, संबंधों को छोड़ा, अपने बहुत पुराने विश्वसनीय क्लाइंट को छोड़ा। हमने त्याग किया। किस लिए? जल्दी हो, फैसला हो, सही हो, लोगों की वेदना है, लोगों का भावना है कि इस केस में जल्दी होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है, केस हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सब केस जल्दी सुने जाने चाहिए। केवल जो मीडिया ट्रायल हो जाए वही केस जल्दी सुना जाए, ये भी उचित नहीं है। और क्लाइंट कहते हैं मेरे केस में क्यों 2 महीने की डेट मिलती है, उस केस में क्यों डेली सुनवाई हो रही है। पीड़ा तो पीड़ा है, देश के नागरिक तो सब है, बहन बेटी तो सब की बात कर रहे हैं। एक बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बात में आपने अपनी ही बात का जवाब दे दिया। अभी आप कह रहे थे कि आपने इस केस के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, रिश्ते छोड़े, क्लाइंट छोड़े, तमाम चीज़ें छोड़ी। यानी आप मानते हैं ना कि ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी एक रेप था, एक लड़की की इज्जत लूटी थी, उसकी हत्या हुई थी और उसके परिवार वाले उतने ही पीड़ित थे जितने बाकी दूसरे केसेस के होते होंगे। लेकिन आपने केस छोड़ा क्योंकि ये हाईलाइटेड केस था, क्योंकि इसको मीडिया ट्रायल कर रही थी, क्योंकि आपको भी मीडिया में आना था। तो ये जो चीज़ है, ये बात फैक्ट है, ये सारे लोग जानते हैं कि जहां पर ज़्यादा लाइमलाइट है, जहां पर ज्यादा फोकस चीजें हैं तो उसी के पीछे जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि हाथरस वाले केस को बाद में मीडिया ने नहीं पूछा। मीडिया के लिए वहां तक ही इंपॉर्टेंट था जब तक केस चल रहा था, उसके बाद इसका फैसला आना था, अदालत को तय करना था। जाहिर सी बात है तमाम जगह आया भी होगा, लेकिन उस इंटेंसिटी में नहीं आया होगा। तो जो ये वजह है, जो केवल मीडिया ट्रायल की बात आती है, वो ही वजह नहीं है। इसके साथ वो भी वजह है जो तमाम दूसरे प्रोफेशन के लोग जुड़े होते हैं, चाहे वकील हो, पुलिस हो, जज हो, कोर्ट हो, सब लोग जुड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे केसेस में सब तरफ से तेजी दिखाई जाए और केवल इसको मीडिया ट्रायल कह करके केस को दूसरी तरफ न ले जाया जाए? सब तरफ से तेजी दिखाते हैं, सब तरफ से तेजी होती है। इन पे इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर अन्य केस में हम ना जाएं, सपोज करो डेट पड़ जाए, तो आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मीडिया ट्रायल केस में अगर हम नहीं पहुंचे तो वो सुर्खियां बन जाती है, खबर बन जाती। जैसे आपने अभी ओपनिंग में क्या कहा, कलकत्ता रेप केस के लोगों ने हमसे संपर्क किया, आए, मिले। पहले मैंने हाँ कही, फिर मना कर दी। क्या डर गया? क्या हुआ? क्या पर्याप्त फीस नहीं मिल रही? क्या दूर है? ये कारण जो होते हैं, ये भी एक अननेसेसरी की फीस की बात मैंने नहीं की, क्योंकि ऐसे केसेस जो बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं,
90% वकील बगैर पैसे लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। और मुझे वो दौर याद है कि आपने भी शुरुआत में पैसे नहीं लिए थे निर्भया केस में, उसकी बात भी नहीं की थी, बाद में भले चाहे जो हुआ हो। तो ऐसे केसेस में करते हैं क्योंकि वो प्रोफाइल को बढ़ाने वाले केस होते हैं, जिसमें पूरा देश देख रहा होता है कि इनकी काबिलियत कितनी है। उनके लिए वही टर्निंग पॉइंट होता है कि ऐसे मौके पर अगर आप शामिल हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर होगी कि क्या अपनी काबिलियत से चीजें जिता पाए। जैसे हाथरस वाले केस की बात कर रहे थे, लोग नहीं सोचते होंगे शायद कि इस केस में जीत भी सकते हैं या क्या होगा, दिख रहा था कुछ और लेकिन बाद में कुछ और निकला। तो वो केसेस हर वकील चाहता है कि वो जुड़े। लेकिन इन सब के बीच बात यह है कि क्या आपको लगता है ऐसे जो हाईलाइटेड केस होते हैं उसमें चूंकि एक पक्ष से कोई वकील जुड़ गया जो बहुत मजबूत, बहुत काबिल है, वो केस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है या समझ लीजिए पूरी तरह से चेंज कर देता है, जिसकी वजह से लोग बच जाते हैं? देखिए, किसी केस को अंदाजे बयां, आप किसी के घर गए, आपने कहा आधा गिलास खाली पानी दिया, क्या है वहां गए आधा गिलास खाली दिया, कोई खुश है, कहता अरे वहां गए शिवेंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उन्होंने आधा गिलास भर के मुझे पिलाया, आधा गिलास भर के पिलाया। देखिए, अंदाजे बयां है, अपना अपना स्टाइल, धाराएं वही हैं, कानून है, किस तरह से हम अपने केस को प्रेजेंट करते हैं ऑनरेबल कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हम किस तरह से उसको रखते हैं सामने। सामने रखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। मेनी मैन मेनी माइंड्स, अपना अपना अलग बुद्धि, मेनी मति, और उसी हिसाब से बुद्धि काम करती है। तो जितना अच्छा आप रख सकते हैं, आप पहले ऑनरेबल कोर्ट को पढ़िए, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो तैयार करके आप आइए, उसमें से वही पार्ट उठा के दीजिए जो वो चाह रहे हैं, जो उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो उनके पॉइंट हैं। तो आपको उसमें बृहद तैयारी करनी। नहीं वकील साहब, आप ये बात मानते हैं कि केस चाहे जिस भी दिशा में हो, चाहे सच्चाई कुछ हो, लेकिन बहस से उस केस को हराया जिताया जा सकता है? बिल्कुल हराया जिताया जा सकता है, बिल्कुल हराया। आपसे आखिरी सवाल एक और जानना चाहते हैं। कलकत्ता वाले केस में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, जैसा दुनिया को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, कि एक ऐसी ब्रूटल घटना हुई जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया। सीबीआई भी ये कह रही है कि और लोगों के शामिल होने की बात अभी तक नहीं आई है। उसने अपना गुनाह कबूल लिया, भले ही पुलिस के डर से कबूला हो, असलियत में कबूला हो, या जैसे भी हो, जैसे कि तर्क दिए जाते हैं। आज की स्टेज पे आपको क्या लगता है कि इसका अंजाम केस का कैसा होगा? अब मैं जब लड़ूंगा तभी बताऊंगा, नहीं लड़ूंगा तो क्यों बताऊं। समस्या तो ये भी है ना। अब जो बातें मेन पॉइंट आपके सामने आई हैं, एफआईआर होने में डिले, तारीख में, आज की तारीख में केस आप नहीं लड़ रहे हैं सिंह साहब, आज की तारीख में आप केस नहीं लड़ रहे हैं। आज की स्थिति जो दिखती है, क्या लगता है संजय राय का केस इतना स्ट्रांग हो भी सकता है जो कि उसको बचा ले जाए? हाँ, बचने लायक केस है, ऐसा स्ट्रांग केस है नहीं। सरकार ने, सीबीआई ने, स्टेट ने, कलकत्ता पुलिस ने इतना स्ट्रांग केस बना नहीं पाए। जनमत है, आंदोलन है, मूवमेंट है, देश भर के डॉक्टरों का साथ है, नेताओं का साथ है, मीडिया का साथ है। राय को गलत फंसा रही है पुलिस, सीबीआई। मैं बता देता हूँ, शिवेंद्र श्रीवास्तव जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, दुनिया सुनती है आपको। तो मैं ये बता दूं कि केस में कोई मजबूती नहीं है, किसी तरह की भी मजबूती नहीं है। और ये एफआईआर पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, केस तर्कों पे चलेगा, सड़क पर कैंडल मार्च से नहीं चलेगा, डिबेट से नहीं चलेगा। क्या वहां मतलब पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी। घटना स्थल का पता नहीं अभी तक, कहाँ घटना हुई, कहाँ ले जाई गई, कहाँ। वो जो सेमिनार हॉल था, वो पूरी तरह से उसमें से कुछ भी एविडेंस नहीं मिली। एक उस रॉय को पकड़ा जा रहा, वो शराब पिया हुआ क्या है, पोर्न साइट देखता है क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, बुद्धि, और कितने लोग थे अभी तक शामिल नहीं हुए। वहां के डॉक्टर ऑर्गन बिक्री करते हैं, क्या क्या करते हैं, भ्रष्टाचार है, 20%। केस की दिशा ही नहीं बन पाई। केस की जो दिशा है वो बहुत भटकी हुई है। कहीं लोग ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं, कहीं लोग सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, कहीं यही डॉक्टर जो आंदोलन कर रहे हैं दोषियों को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं यही डॉक्टर अपने डॉक्टर्स को, जिनको सीबीआई ने नोटिस दे दिया 4 लोगों को, उनको बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भटका हुआ है, राजनीति भटकी हुई है। कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता, शिवेंद्र श्रीवास्तव जी आप बहुत वरिष्ठता में मान है, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता उसके राज्य में बलात्कार हो,
दंगे हो, मौत हो, कोई नहीं चाहता। हर मुख्यमंत्री चाहता है उसके राज्य में, उसके कार्यकाल में शांति। जब वो विपक्ष में होता तो अलग बात है, विपक्ष में तो आंदोलन, मूवमेंट सब कुछ करेगा, लेकिन सत्ता में होने के बाद, लेकिन ममता बनर्जी पर यह आरोप लग रहा है, ये आरोप हो रहा है, उनके नेता भटके हुए हैं। सिंह साहब, ये बिल्कुल वैसे ही बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई वकील नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट हारे, चाहे वो गलत है या सही है। जी जी, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है बात, सोचना करना भी चाहिए। वकील को अपने पक्ष जिसका हो गया उसके लिए तन मन धन क्या पूरी तरह से जान लगा के लड़ना चाहिए, और ये शिद्दत से लड़ना चाहिए। और उसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे साथ इतनी अपने अनुभव और अपनी बातें साझा की। लेकिन एपी सिंह साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि अभी केस की जो दिशा दिख रही है उससे साफ है कि संजय राय हो सकता है कि इस पूरे मामले में दोषी ही ना हो। केस बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसका नतीजा क्या होगा ये कुछ अभी तक तय नहीं है। बहरहाल आंदोलन जारी है और ऐसी घटना के बाद लोग गुस्से में हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस डॉक्टर को न्याय मिले, और बल्कि उस हर लड़की को न्याय मिले जिसके साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई है। किस तरह कितना चीजें बदलेंगी, कितना कानून बदलेगा और क्या इसका असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा के लिए एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।